क्योंकि इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक गेट में किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट भी आ गया पर क्वेश्चन देख के डर लगता है। ऑल राइट, अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो, अगर आप गेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से लिखने वाले हो, ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपने अगर मिस कर दी तो शायद से अगर आप ये वीडियो गेट एग्जाम के बाद देखोगे तो शायद से आपको रिग्रेट हो सकता है। हमेशा प्रे करना गेट का पेपर इन तीनों ब्रांचेस के लिए डिफिकल्ट आना चाहिए। ये तीनों ब्रांचेस एक फिजिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, तो ये ब्रांचेस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आना चाहिए, ऐसा एम करना, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्यों, समझो अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ गया तो आपको 50 मार्क्स स्कोर करके कुछ मिलेगा नहीं, आपको 80 मार्क्स 90 मार्क्स ऐसे स्कोर करना पड़ेगा। और ऐसे मार्क्स स्कोर करने के लिए उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एक्यूरेटली। मतलब आपको यहाँ पे स्पीड भी आपकी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसी जगह अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आ गया तो कुछ क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाओगे, तो जो क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो वो एक्यूरेटली सॉल्व करना है। ये आपको एडवांटेज मिलता है डिफिकल्ट पेपर का। जैसे लास्ट ईयर 2021 में जिस इंसान का रैंक 72 था उसने सिर्फ 58 मार्क्स स्कोर किए थे, तो जिन्होंने भी 50 के अबाव स्कोर किए उन सारे बच्चों का रैंक 300 से नीचे आया था। ये आपको समझना ज़रूरी है। हमेशा प्रे करो पेपर डिफिकल्ट आना चाहिए, आसान नहीं, ठीक है। और अभी बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए नॉन कोर सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू कोर सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोर सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोर सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कोर सब्जेक्ट्स है। ये तीनों सब्जेक्ट छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल लेते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, मशीन छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो नॉन कोर सब्जेक्ट्स ज़्यादा है तो उनका वेटेज ज़्यादा होगा, और इन क्वेश्चंस को बाकी लोग बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व करके आते हैं, तो आपको भी सॉल्व करना नेसेसरी है। इन नॉन कोर सब्जेक्ट्स में आप वीक नहीं रह सकते, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इन नॉन कोर सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो के कुछ मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट्स नॉन कोर, 5 या फिर 6-7 जो भी है, वो सारे नॉन कोर सब्जेक्ट्स थोड़े ट्रिकी आते हैं, पर जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं। मतलब उसमें ज़्यादा पजल नहीं होगा, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ऐसे वाली बात हो जाती है कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अगर आप कोर सब्जेक्ट्स में अगर वीक भी रह जाओगे ना तो भी चल जाएगा। क्यों, वैसा चलना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको वर्स्ट के सिनारियो बता रहा हूँ। अगर आपका कोर सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तो का वीक होता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए वीक है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग के लिए वीक रहेगा, ठीक है। तो वो लोग भी उन क्वेश्चंस में 100% स्कोर नहीं करने वाले। पर जो सब्जेक्ट्स बाकी लोग के लिए आसान है उसमें मुझे भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो नॉन कोर सब्जेक्ट्स जनरली बाकी लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो आपको भी उससे अच्छी तरीके से डील करना ज़रूरी है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तीनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बातें करते हैं। सबसे पहला आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए सिग्नल सिस्टम, मस्ट है। उसकी जगह आप नेटवर्क थ्योरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से सिग्नल सिस्टम करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट करो, सेकंड सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करो, थर्ड सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करो, फोर्थ सब्जेक्ट एनालॉग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट स्टार्टिंग के यूज़ करके आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे। जो कोई भी डायरेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है उसे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, थोड़ी क्या बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। अगर उसने नेटवर्क थ्योरी का ट्रांजिएंट एनालिसिस नहीं समझा है, उसे पता ही नहीं है कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाला है जब भी एनालॉग में कोई कैपेसिटर रिलेटेड सम आएगा तो, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले नेटवर्क थियरी पढ़ना मस्ट है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले सिग्नल सिस्टम पढ़ना मस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। और कंट्रोल सिस्टम के बाद ही अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो प्लॉट हम बहुत बार प्लॉट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हम कंट्रोल सिस्टम से बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तो यही सीक्वेंस फॉलो कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल्स, नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग, उसके बाद डिजिटल। डिजिटल अपने आप में एक
अकेला सब्जेक्ट है, बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। इसे आप 5वां भी प्रिपेयर कर सकते थे या फिर फर्स्ट भी प्रिपेयर कर सकते थे, पर थोड़ा लिंक बिठाने के लिए सब्जेक्ट्स में और आपको इंजॉय करने के लिए मैंने आपको प्रीफर किया है कि आप सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 5 सब्जेक्ट में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिग्नल सिस्टम या फूरियर सीरीज नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। फूरियर सीरीज से आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि आप दुनिया का कोई भी पीरियोडिक सिग्नल आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब एक तरीके से यूनिवर्स को एक इक्वेशन में लिखने वाली बात हो रही है फूरियर सीरीज में। बहुत लोगों ने कोशिश की थी यूनिवर्स को एक इक्वेशन में लिखने की, उसमें से सबसे पहला ब्रिक जिसने रखा है वो था फूरियर सीरीज। तो उसका आपको क्वेश्चन हमेशा दिखाई देगा गेट एग्जाम में। उसका ही एक्सटेंशन करके हमने नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए बनाया। अगर कोई भी दुनिया का एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी हम एक इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं जब वो स्टेबल होगा, तो वो है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक लिमिटेशन था कि वो स्टेबल सिग्नल्स के लिए होता है, तो हम लैपलास की तरफ चले गए, राइट। हम एलटीआई सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। एलटीआई सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। वो क्या बात करता है? टाइम इनवेरिएंट सिग्नल सिस्टम होना चाहिए। टाइम इनवेरिएंट का मीनिंग समझते हो क्या होता है? टाइम इनवेरिएंट का मीनिंग ये होता है कि मेरा एक सिस्टम है, अगर वो सुबह एक पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा है, तो अगर मैं उसे रात को भी अगर मैं सिस्टम में सेम अगर सिग्नल एज इनपुट लगाऊंगा ना, तो उसे सेम आउटपुट देना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसे अपना आउटपुट वेरी नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसे एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिनारियोस होते हैं। अगर आपका समझो कि आपका कोई एक सिस्टम है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर तो दिन के अकॉर्डिंग वैरी हो रहा है, तो हो सकता है सुबह वो अलग रीडिंग देगा, सेकेंड वो रात को वो अलग रीडिंग देगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर अपने आप में टाइम पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो वो टाइम इनवेरिएंट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ और भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो लोग भी समझते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल हम क्यों पढ़े, बिना थियोरी के आप एक अच्छा प्रैक्टिकल सिस्टम या फिर कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको समझना ज़रूरी है। तो गेट एग्ज़ाम एक तरीका है थियोरी को बहुत अच्छी तरीके से समझने का, कॉन्सेप्चुअली समझने का, ठीक है। बहुत सब्जेक्ट ऑसम है, सिग्नल सिस्टम में बहुत इंजॉय करना चाहिए आपको, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट भी है। सेकेंड सब्जेक्ट नेटवर्क थियोरी। थियरम्स पे पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, हालांकि अभी के सालों में 5-6 सालों में वो देखना कम हो चुका है। वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस में, जो कि मस्ट है क्योंकि वो एनीवे एमटेक में भी यूजफुल होगा। कैपेसिटर चार्ज कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज कैसा हो रहा है समझने के लिए। और आपको थर्ड टॉपिक नेटवर्क थियोरी में एसी एनालिसिस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 पोर्ट नेटवर्क पे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, हमेशा। वैसे ही ट्रांजिएंट एनालिसिस पे भी हमेशा एक क्वेश्चन आएगा नेटवर्क थियोरी में से, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स मस्ट हैं। और थर्ड सब्जेक्ट जो हमने बात की थी कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जहाँ पे आप रूट लोकस तक जाने तक आप थक जाते हो, पर रूट लोकस से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो स्टेडी स्टेट एरर या फिर स्टेडी स्टेट वैल्यूज पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूजफुल है एमटेक में भी, और जो फर्दर हम एडवांस सब्जेक्ट पढ़ने वाले एमटेक में उसके लिए भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जनरली यूजफुल होते हैं। स्टेडी स्टेट वैल्यू में हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये फाइनली जब इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर मैंने अपना सिस्टम छोड़ दिया, तो मुझे स्टेडी स्टेट वैल्यू पता होना चाहिए ना कि कितना आउटपुट जनरेट कर सकता है, तब मैं उसे ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकता है, इनफाइनाइट कर सकता है, तो शायद से मैं कुछ आग भी लग सकती है मेरे लैब में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। ये सब्जेक्ट्स को एक्चुअली आपको इंजॉय करना चाहिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि लोग पढ़ाते थोड़ा अलग तरीके से कुछ क्लासेस में कि हमें सिर्फ रियल वर्ल्ड सिग्नल से डील करना है, रियल टाइम में क्या वेरी हो रहा है, इनपुट वेरी हो रहा है, आउटपुट वेरी हो रहा है, तो हमें डिवाइस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, रियल टाइम में इनपुट भी वेरी हो रहा है, आउटपुट भी वेरी हो रहा है, और आपका डिवाइस खुद विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी हो रहा है, राइट। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ऑसम सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि इसी पे VLSI पूरा डिपेंडेंट है। अगर आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जाना चाहते हो एमटेक में, तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स
बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना कंपलसरी है। बिना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आप नहीं जा सकते VLSI में, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से एंजॉय करना। कैपेसिटर का जब भी क्वेश्चन आएगा डरना मत। कब आप डरोगे नहीं, जब आपने नेटवर्क थियरी का ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट में अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, अगर आप चाहते हो अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला पार्ट इंप्रूव करो, एक ऐसा चैनल बता रहा हूं जिसका प्रमोशन होना मस्ट है, क्योंकि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि ये जो चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक गेट में किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किया। उस चैनल पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। और यूट्यूब का चैनल, आपका मेल आईडी भी कोई चुराने नहीं वाला है जो आपको बार बार बताएगा कि आओ 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 हमारा सब्सक्रिप्शन बाय करो, हमारा सब्सक्रिप्शन बाय करो। कोई नहीं है वहां पे। यूट्यूब चैनल पे जाके आपको सिर्फ वीडियोस देखना है। जेनिक अनस्टॉपेबल, जेनिक का एक इनिशिएटिव है क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा देते हैं पर बहुत कम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का उन्हें चांस मिलता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उन्होंने एक सेपरेट चैनल बनाया और उस चैनल पे अभी वो कैसे बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट वो सिखाने वाले हैं। कैसे सिखाएंगे? बेसिक सम्स पहले डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल पहले डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट का, फिर एडवांस। एडवांस क्या होगा मेरे भाई? एडवांस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक सब्जेक्ट में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के क्वेश्चन फ्रेमवर्क होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन फ्रेम होगा। जैसे अभी के हाल ही के सालों में वैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं गेट एग्जाम में। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी फ्री टाइम होगा आप इस चैनल पे आके अपना 1-2 घंटा बिता सकते हो और सम्स कैसे बेहतर तरीके से सोचते हैं, क्वेश्चन देखकर कैसे बेहतर तरीके से सोचा जाता है वो आप सीख सकते हो, ठीक है। ये मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रमोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट भी आ गया पर क्वेश्चन देख के डर लगता है। तो अगर आप डरना नहीं चाहते क्वेश्चन से तो इस चैनल पे जाओ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज से ही उसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं गेट के लिए स्पेसिफिक, तो आप जाके देख सकते हो। और अभी बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की। कोर सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन तीनों कोर सब्जेक्ट्स में से जैसे कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 8 महीने भी नहीं है, 7.5 महीने है, राइट। तो बहुत कम टाइम है। तो 3 कोर सब्जेक्ट्स में से ना 2 कोर सब्जेक्ट्स तो आपको आने ही चाहिए। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को लिए प्रिफर करूँगा, EDC आपको आना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान भी है, और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार नहीं आया, ठीक है। प्रिफर तो नहीं करूँगा किसी को छोड़ने के लिए, पर EDC पक्का करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी पक्का करना। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी पक्का करना है? सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिजिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, पर जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आसान आते हैं, राइट। वो फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं, तो वो बाकी लोग सॉल्व करेंगे तो आपको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लोग लास्ट तक जाते तक थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड, एंटीनास, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से सम्स आना मस्ट है। हर साल पक्का सम आता है इसमें से, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। पहली हार मत मान लेना क्योंकि पहले से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस भी आना बहुत कम हो गया है, ठीक है। पहले के चैप्टर्स में से क्वेश्चन आना बहुत कम हो गया है EMT में। तो आपको यूनिफॉर्म प्लेन वेव से लेकर एंटीनास तक बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो एक्चुअली लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है इतना। कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल नहीं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है तो भी चलेगा, लॉजिकल वे में उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअल नहीं समझ पा रहे हो तो, जो कि जनरली केस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देना चाहिए, होल्स दिखाई देना चाहिए, डिप्लीशन रीजन कैसे बढ़ रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है वो आपको दिखाई देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विजुअलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में सारा एक्सप्लेनेशन जानना चाहिए, एनर्जी बैंड डायग्राम का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ना डायोड तक का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो प्रिफर करूँगा इन टॉपिक्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सम्स भी सॉल्व करो। जैसे बिट्स एंड बाइट्स में से आप PN जंक्शन डायोड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा। बिट्स एंड बाइट्स एस का एक बुक है,
उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पीएन जंक्शन डायोड के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है और इसी टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बीजेटी में से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से पूछने वाले हैं। मॉसफेट भी वो प्रीफर करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से पूछना, पर पीएन जंक्शन डायोड थियोरी तक आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डिवाइसेस सब्जेक्ट में से ये मस्ट है। वैसे जनरली सारा ही प्रिपेयर करना है, पर ध्यान कहाँ पे ज़्यादा देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन सिस्टम्स मेरा खुद का वीक है, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन समझ में आता है, रैंडम वेरिएबल्स भी समझ में आता है, पर जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन की बात आती है हाथ ऊपर कर देते हैं हम लोग और कोई रहता ही नहीं है चीज़। तो अगर आपका डिजिटल कम्युनिकेशन वीक है कोई बात नहीं है ऐसा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो करो, पर टाइम बहुत ज़्यादा कम है। डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि डिजिटल कम्युनिकेशन वीक ही होता है जनरली। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो इतना बड़ा सब्जेक्ट इतने छोटे से टाइम में करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बहुत सारे टीचर्स को भी आइडिया नहीं होती कि डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ाएं हम, क्योंकि गेट का क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आपका अगर वीक रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो सभी का वीक होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन थियरी पे वो अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको भी फोकस करना ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन थियरी पे। अभी क्वेश्चंस भी आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए, क्योंकि एमटेक का वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। एमटेक में वो आपको पता होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन थियरी बहुत यूजफुल टॉपिक है, तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, पर उससे पहले वाले सालों में एनालॉग कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आना बंद हो गए थे बहुत। तो एक दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनालॉग कम्युनिकेशन से, इन्फॉर्मेशन थियरी से पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो, और रैंडम वेरिएबल से भी आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिजिटल कम्युनिकेशन से तो आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है आपसे ना बने, ठीक है। मेरे को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन का इतना कुछ नॉलेज है नहीं, और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी कोर सब्जेक्ट्स का इतना कुछ नॉलेज है नहीं, पर मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं, हर दिन 1 घंटा या फिर 2 घंटा दो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स बार बार रिवाइज करते नहीं रहना है, इसलिए हर दिन उसे 1 घंटा दोगे तो ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, ठीक है। जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चारों मंथ एप्टीट्यूड करो 1-1 घंटा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों मंथ मैथमेटिक्स करो 1-1 घंटा। तो इस तरीके से हम अपना टास्क थोड़ा आसान कर सकते हैं। एप्टीट्यूड हर दिन 1-1 घंटा करेंगे तो हर दिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट रहेगा, और हम इस तरीके से अच्छी तरीके से आगे जाते रहेंगे विदाउट रिविजन एप्टीट्यूड का, क्योंकि हम हर दिन ही एप्टीट्यूड कर रहे हैं। 1-1 घंटा सॉल्व करो एप्टीट्यूड के लिए, या फिर 2-2 घंटा भी कर सकते हो, आप पे वो आपके पास कितना आप टाइम दे सकते हो। जनरली बताऊँ, टेक्निकल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए, टेक्निकल मीन्स एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स छोड़ के, आपको 6 या फिर 5 घंटे देना ज़रूरी है। 5-6 घंटा टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए हर दिन देना ज़रूरी है, और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के लिए आपको एडिशनल 1 या फिर 2 घंटा देना होगा। मतलब आपका टाइम टेबल वैरी हो सकता है 7 या फिर 8 घंटे से, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। जनरली मैं प्रिफर करूँगा, अगर आप अभी 0 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो और आपका कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको 8 घंटा प्रिपेयर करना ज़रूरी है। 6 घंटा टेक्निकल सब्जेक्ट्स, 2 घंटा एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत बातें करके भी बहुत कम बातें ही लगती है, क्योंकि ये बातें करने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का भी 3 घंटे का भी वीडियो बन सकता है स्ट्रैटेजी पे, पर उतना मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको कुछ आइडिया मिल गई होगी। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन